हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनम प्रभा साहू, फर्स्ट ईयर बीपीटी स्टूडेंट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बीपीटी क्या है, तो वो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो मैं अभी फिजियोथेरेपी की कोर्स कर रही हूँ चेन्नई निपमेड में। तो निपमेड में वो गवर्नमेंट ही है, आप लोग ये मत समझना कि वो प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट ही है। और आगे का जो भी कुछ है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो वो जो मुझे कॉलेज मिला है वो मैं सीईटी के थ्रू ही मुझे मिला है। तो सीईटी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो कि आपको देना पड़ेगा। और अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको 4 ही गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी का कॉलेज मिलता है। तो उनमें से निपमेड एक कॉलेज है चेन्नई में, एक हमारा कटक में है और एक दिल्ली में है और एक कोलकाता में है और एक चेन्नई में है। तो चेन्नई में अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो वही है कि मेरा चेन्नई में कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं वो सफ़र आपको आज बताने वाली हूँ कि कैसे उड़ीसा से मैं चेन्नई पहुँच गई। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर कोई बकवास किए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वहाँ पर मैं पहुँच गई, क्या क्या था, मेरी स्टोरी क्या है। तो मैं आपको आज मेरी वो स्टोरी बताने वाली हूँ। मतलब ये वीडियो ऐसा है कि एक स्टोरी टाइम बोल सकते हैं, स्टोरी टाइप का वीडियो है। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि मैं उड़ीसा से चेन्नई कैसे गई और मेरा एडमिशन वगैरह कैसे हुआ। और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर आप फिजियोथेरेपी कोर्स करते हो तो क्या आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा या नहीं। तो आप लोग खुश हो जाइए है, क्योंकि आप लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। क्योंकि मेरे भैया भी फिजियोथेरेपी कोर्स करके अभी डॉक्टर हैं, वो अभी जिंदल में नौकरी कर रहे हैं, जॉब वगैरह उनका लग चुका है। तो वो एसबी निर्धार से पास आउट है, तो उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लग गया है। तो जब आप कंप्लीट कर लोगे फिजियोथेरेपी कोर्स, वो आई थिंक 4.5 ईयर का कोर्स है, आई थिंक नहीं वो 4.5 ईयर का ही कोर्स है। तो उसके बाद आप चाहे तो एमपीटी भी कर सकते हो, मास्टर भी कर सकते हो उसमें। पर अगर नहीं भी करते हो उसके बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी स्टोरी के बारे में। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो चलिए मेरी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो मेरा जो 12th था ना वो ख़त्म हुआ था 2022 में। तो उसके बाद ना हम सारे गवर्नमेंट या प्राइवेट या कुछ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो वो सब देने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं 12th के बाद। तो उड़ीसा में तो ऐसा ही होता है, मुझे बाहर का पता नहीं, पर उड़ीसा में ऐसा ही होता है कि 12th ख़त्म होने के बाद हम सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब ये जो मेडिकल टाइप का जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस फील्ड में हम दे सकते हैं। तो ऐसा था कि मुझे पता नहीं था सीईटी का एग्ज़ाम कब होने वाला है। मुझे पता था कि सीईटी एक एग्ज़ाम होता है, क्योंकि भैया ही वो एग्ज़ाम पास करके ही डॉक्टर बने हैं। तो मुझे पता था कि सीईटी एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू ही हम फिजियोथेरेपी पढ़ सकते हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो कब होने वाला है। जब मेरा 2022 में ख़त्म हुआ तो मुझे पता नहीं था कि डेट क्या है जब एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो छोड़ो इस चीज़ों को, मैं वो एग्ज़ाम तो नहीं दे पाई। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि चलो अब नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। सारे में बायो अच्छे होने वाले बच्चों का यही होता है कि नीट के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, नीट होगा या नहीं होगा बाद में देखते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए बैठ गई। फिर 2-3 मंथ्स तक मैं अच्छे से पढ़ रही थी। फिर उसके बाद फ्लो ख़त्म हो गया। फ्लो ख़त्म हो गया क्या कि मैं ना यूट्यूब के नशे में आ गई थी। हाँ, मेरा इस चैनल के अलावा एक और भी एक चैनल है, स्टोरी चैनल है, जिसमें मैं फेस नहीं दिखाती, पर मैं उसमें स्टोरीज़ वगैरह डालती हूँ। आप लोगों को नहीं बता सकती अभी, पर हाँ मेरा वो चैनल है जिसमें मैं स्टोरी वगैरह डालती हूँ। तो वो मैं कर रही थी, तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं सही कर रही हूँ। उस चैनल से ना मुझे अच्छे खासे पैसे भी बन रहे थे। तो मेरा ना ऐसा हो गया था कि मैं और सब कुछ छोड़ देती हूँ, पढ़ाई वगैरह छोड़ देती हूँ, मैं अब से यूट्यूब करूँगी, मैंने ये ठान लिया था। फिर मतलब थोड़ा सा ही टाइम था, आई थिंक 1 मंथ था सीईटी एग्ज़ाम 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला था। तो उसका ना 1 और 2 मंथ समथिंग था। मुझे मेरे मम्मी ने बोला कि अरे तू पढ़ाई नहीं किया है वो मैं समझ सकती हूँ, पर थोड़ा सा मतलब कुछ तो तुझे पता है, तो जाके एग्ज़ाम दे के आ जाए, बस ऐसे ही दे के आ जा, देख ले कि कैसा क्वेश्चन रहता है, क्या रहता है। कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए, तू तो एक भी नहीं दी है, तो जाके दे दे। क्योंकि मैं तो नीट भी नहीं इस यूट्यूब के चक्कर में मैंने नीट भी छोड़ दिया।
मैंने नीट का भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि जाके थोड़ा सा दे के आ जा, देख ले क्या फ़र्क पड़ता है। नीट नहीं दिया था तो मम्मी को खुश करने के लिए मैं चली गई एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब 2023 का जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था वो देने के लिए। तो वहाँ पर गई मैं ऐसे ही, उससे पहले दिन ना, मतलब जब एग्ज़ाम था उससे पहले दिन मैं घूम रही थी मेरे दोस्तों के साथ कटक में। उसके बाद भुवनेश्वर गई, मतलब जब एग्ज़ाम था उस दिन गई, आराम से बैठी, जो मन में आया वो करके आ गई। मतलब मुझे कुछ-कुछ पता था, मतलब पढ़ के गई थी। उसके पहले पढ़ी नहीं थी, पर 12th में तो पढ़ी थी, तो कुछ-कुछ याद था। तो पता था कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा है। तो बायोलॉजी तो मेरा अच्छा होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिज़िक्स वगैरह थोड़ा बहुत आता है, तो हो गया, मतलब मैनेजेबल हो गया कि हाँ, थोड़ा-सा रैंक ही आ जाएगा, ऐसा आ गया था। तो मैं दे के आ गई, मुझे तो पता ही नहीं था कुछ। फिर जब मॉप अप राउंड का टाइम आ गया तब मुझे पता चला कि अरे! ये मॉप अप भी वगैरह कुछ होता है। तो फिर मेरा भी आ गया था कि हाँ, मॉप अप में आप आ सकते हो। तो नोटिफ़िकेशन आ गया था, तो मैं चली गई कोलकाता। तो वहाँ गई तब मुझे मिला चेन्नई में बीओटी, ओके। बीओटी का मतलब ये है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो मुझे उसमें मिला था, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मुझे एडमिशन मिल रहा था, पर घर वालों को पसंद नहीं था, मतलब इतना दूर जाके पढ़ाई करना वो नहीं चाहते थे कि मैं इतना दूर जाऊँ। उनको था कि यहीं पर कहीं पर मिल जाए तो यहीं पर ही कर लेगी। तो मम्मी को और भैया को तो नहीं भेजना था। तो मैंने भी इतना नहीं सोचा कि नहीं मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं बस मम्मी को खुश करने के लिए गई थी। तो मैं वहाँ जाके ऐसे ही एग्ज़ाम देके आ गई थी। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या हो गया, तो मैं छोड़ के आ गई। फिर मैं यूट्यूब पे फिर से लग गई और पढ़ाई तो नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद टाइम आ गया, 2024 हो गया। तो मम्मी ने मुझे बोला कि अरे यार, तू थोड़ा-सा तो पढ़ाई कर ले, क्योंकि इस बार देगी तो आई थिंक तेरा हो सकता है कि एसबी निरतार में हो जाए, क्योंकि पिछली बार नहीं पढ़ी थी, उसके बाद भी तुझे बीओटी में मिल रहा था चेन्नई में। अगर इस बार थोड़ा-सा पढ़ लेगी तो हो सकता है तुझे बीपीटी में मिल जाए कहीं पर भी। मैंने बोला कि चेन्नई में मिलेगा तो तुम छोड़ोगे? फिर मम्मी ने बोला कि देखते हैं। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि, फिर मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने समझाई। मैंने तो ठान लिया था कि मुझे यूट्यूब ही करना है, पर मम्मी को भी ये मंज़ूर नहीं था कि मैं यूट्यूब करूँ। मतलब वो चाहते थे कि यूट्यूब भी करे, पर उसके साथ-साथ वो कुछ और भी करे। तो मेरी बेस्टी और मम्मी और भाभी को चाहिए था कि मैं डॉक्टर बनूँ। पर भैया का ऐसा नहीं था। भैया चाहते थे कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो करके मैं खुश रहती हूँ, मैं वही करूँ। तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि मैं जो करती हूँ वो सही है, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मुझे यूट्यूब के लिए भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और भैया भाभी भी, मतलब भैया भाभी मम्मी सब मुझे यूट्यूब के लिए सपोर्ट करते हैं। पर बोलूँ ना, तो वो लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं, भैया भी थोड़ा बहुत चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ या कुछ। तो फिर मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं मतलब ऐसे एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, नहीं होगा, वो मेडिकल वगैरह नहीं होगा मुझसे, मैं इतनी अच्छी नहीं पढ़ती हूँ। पर मेरी बेस्टी तो मुझे समझाने में लग गई, भाई तू कर सकती है, तेरी हो जाएगी। और मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, मुझे बोल रही थी कि देख, मुझे अभी से ही इतना दर्द हो रहा है, अगर तू फिजियोथेरेपी डॉक्टर बन जाएगी तो वो कम हो सकता है, तो प्लीज़ तू बन जा यार। मतलब वो मुझे इतना समझाई है ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मुझे हर दिन कॉल करके, सुबह सुबह कॉल करती है, तू बन जा यार, प्लीज़ पढ़ ले यार। फिर मम्मी भी, फिर भाभी भी। भैया कुछ नहीं बोल रहे थे, भैया बोल रहे थे कि अगर तुझे करना है तो तू कर, नहीं करना है तो मत कर, जो तुझे सही लगता है वही कर। फिर भाभी भी मुझे समझा रही थी कि अरे कर लो, तुम दोनों ही डॉक्टर बनोगे भैया और तुम, तो फिर कितना प्राउड मोमेंट होगा ये वो। मुझे लगा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई डॉक्टर बन जाए, और मुझसे नहीं होगा, मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए उसमें। फिर मुझे भैया भाभी मम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हर कोई समझाने लग गया कि तू कर ले, थोड़ा तो पढ़ ले, होगा या ना होगा वो बाद की बात है, पर अभी थोड़ा पढ़ ले तो क्या पता कि हो जाए। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो सब बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ट्राई कर लेती हूँ। फिर मैं ट्राई करने के टाइम पे आ गई, और मुझे तो सीरियस होते होते February 7 हो गया था। सीरियस होके नहीं पढ़ रही थी, वो 8 मंथ का था। पर जब से मैं सीरियस होके अच्छे से पढ़ाई करने लगी, वो आई थिंक 5 मंथ ही था एग्ज़ाम को। उस टाइम से, मतलब फरवरी से ही पढ़ रही थी। मेरा एग्ज़ाम था आई थिंक जून 23 को। तो मैं 7 फरवरी को वीडियो बना रही थी कि मुझे अब से बहुत ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ना होगा। तो मैं उस टाइम से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, और मेरे पास 5 मंथ ही था, और 5 मंथ में मुझे 2 इयर्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करना था, फिज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो।
वो 11th-12th दोनों का कंप्लीट करना था और रिवीजन करना था। मुझे कुछ याद नहीं था क्योंकि एक मतलब 1 ईयर तक मैं गैप लेके ही फिर से पढ़ाई शुरू कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे मतलब थोड़ा बहुत याद था, पर ऐसा नहीं कि हर कुछ मतलब याद था। तो इसीलिए मैंने 5 मंथ में इतना ज़्यादा पढ़ाई किया कि क्या ही बोलूँ। मैं 5 मंथ तक ना मतलब मैं रहती थी, अपने ही धुन में रहती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी, किसी के साथ इतना बात नहीं करती थी, बस पढ़ाई करती थी क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी, तो इसीलिए 5 मंथ तक मैं अच्छे से पढ़ाई की। अच्छे से क्या, मेरी तरफ से 100% दे के पढ़ाई करी थी। टाइम तक ना ऐसा हो गया था कि मतलब 5 मंथ है, तो मेरी जो दूसरी चैनल है, स्टोरी चैनल है, वो स्टोरी चैनल पे आई थिंक 15 के सब्सक्राइबर्स हो गए थे। पर मुझे छोड़ने का मन नहीं था, पर मैंने पढ़ाई के लिए उसमें भी वीडियो डालना बंद कर दिया था और अभी तो उसमें और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। पर वही है कि मैं उस वजह से मतलब पढ़ाई की वजह से उसमें वीडियोज़ वगैरह डालना बंद कर दिया और सिर्फ पढ़ाई करती थी। उसके बाद टाइम हो गया था मेरे सीईटी एग्ज़ाम का। 2024 का जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है, जून 23 को हुआ था। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं अकेली गई थी, पर वहाँ पर जाके ना थोड़ा मतलब ऐसा था कि ये मैं सीरियस होकर पढ़ाई कर रही थी ना, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे दूंगी या नहीं। तो फिर मैंने कॉल किया मेरे एक भैया को, वहाँ कटक में ही रहते हैं वो, भैया को कॉल किया, मतलब वो हैं देवी भाई, एक भैया हैं। फिर मैंने उनको कॉल किया कि भैया मैं कल जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए सीईटी का, तो मुझे थोड़ा नर्वस फ़ील हो रहा है, क्या आप मेरे साथ जा सकते हो? और मुझे नहीं पता मैं उनको क्यों कॉल करके बोल रही थी, पर मुझे उतना ही ज़्यादा मतलब टेंशन लग रहा था, एंग्जाइटी फ़ील हो रहा था, तो मैंने कॉल किया। फिर उन्होंने भी बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो फ्री ही हूँ, तो मैं तुझे लेके छोड़ दूँगा। तो फिर मैंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है। फिर हम आई थिंक 7 बजे ही कटक से निकल गए थे, क्योंकि हमें जाना था भुवनेश्वर का बीजेबी कॉलेज, तो वो उनका ही कॉलेज है, वो अभी वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है, आप मुझे लेके चलिए। फिर वो ना, क्या ही बोलूँ, थैंक गॉड कि मैं उनके साथ गई थी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ना वो बीजेबी कॉलेज था, मतलब सेंटर का नाम बीजेबी कॉलेज था। फिर जब वहाँ जाके पहुँचते हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेबी स्कूल है, तो आप स्कूल में जाइए। और मुझे नहीं पता कि स्कूल कहाँ पर है, पर वो वहीं जाते हैं हमेशा, मतलब उनका कॉलेज वहीं पर है, तो उनको पता था कि कहाँ पर स्कूल है। तो फिर वहाँ से हम स्कूल पे गए। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि क्या करूँगी अब। फिर उन्होंने मुझे समझाया, बहुत कुछ किया, मतलब वो मैं अंदर सेंटर के अंदर जाने तक वो मेरे साथ थे और मुझे समझा रहे थे कि डर मत, सब कुछ सही रहेगा, तो बस अच्छे से पढ़ाई किया है तो बस उसे देखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, ये बहुत सिंपल है, तो घर बैठ के कर रही है ऐसा सोच, और अच्छे से करके आना है, बस सब कुछ सही होगा, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आ। मुझे समझा रहे थे। तो थैंक यू सो मच देवी भैया, आप मेरे साथ थे और थैंक यू, आपके लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू सो मच। फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गई और मुझे क्वेश्चन वगैरह मिला। तो क्वेश्चन में ना मुझे बायो के 30 क्वेश्चंस पूरे आ रहे थे, एक भी गलत नहीं था मेरा, 30 क्वेश्चन सही थे और मुझे सारे आ रहे थे। पर फिज़िक्स का थोड़ा सा कम था, मतलब 15 आई थिंक क्वेश्चन मुझे आ रहे थे और केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि टोटल 100 मार्क का है, तो 30 बायोलॉजी से, मतलब जूलॉजी और बॉटनी का 15 30, और केमिस्ट्री का वहाँ पर वैसे ही 30, और फिजिक्स का भी 30, और 10 मार्क्स का आता है हमारा वो जीके और इंग्लिश मिला के। तो जीके मतलब परेशानी वहीं पर हुआ कि मुझे जीके और इंग्लिश में कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं बस ऐसे ही मार के आई हूँ। मुझे सच में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आई थिंक इंग्लिश का एक ही आ रहा था और जीके का 2 आ रहा था, नहीं तो 10 क्वेश्चन में बस 3 क्वेश्चन आ रहे थे, 7 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। इतना ही मैंने सही करके आया है, मुझे ये पता है कि इतना सही है। उसके बाद जो भी था, मुझे जो सही लगा मैं वो लगा के आ गई। बस मैं वहाँ से निकल रही हूँ, मुझे देवी भाई देख के बोल रहे हैं कि कैसा रहा क्या रहा। मैंने बोला कि सही था, पर जीके और इंग्लिश वाला पार्ट नहीं हुआ है, मैं क्या करूँगी क्या नहीं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि टेंशन मत ले, चल मेरे साथ। फिर हम गए गन्ने का जूस पीने के लिए, और गन्ने का जूस पी के फिर हम कटक आ गए थे। आने के बाद मैं 2 दिन तक मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर पे रुकी थी। उसके बाद 26 जून को मैं अनुगुल के लिए आ गई। तो मैं ट्रेन में मतलब ऐसे भाग के गए थे ना उस टाइम पे, मैं क्या ही बोलूँ उस टाइम का। तो जब मुझे आदत आए ना, तो मैं खुद फिर से पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब मैंने जनरल पे टिकट करवा लिया था, पर मैं चढ़ी थी स्लीपर वाले जो कोच है वहाँ पर चढ़ गई थी, तो इसीलिए मैं वहाँ बैठ के आ रही थी। तो मुझे टेंशन था कि अरे टीटी पकड़ लेगा तो फिर पैसा बहुत लग जाएगा, और फिर एग्ज़ाम का भी टेंशन, मैं अकेली आ रही हूँ उसका टेंशन, बहुत कुछ टेंशन में मुझे पैनिक अटैक आ गया। तो उसके बाद मैं हमेशा, मेरा तो पहले से ही पैनिक अटैक वाला सिचुएशन हो चुका है, तो इसीलिए मेरे पास हमेशा मेडिसिन अवेलेबल रहता है। तो मैंने मेडिसिन लेके वहाँ पर ही सो गई ट्रेन पे। और ट्रेन पे इतना ज़्यादा गहरी नींद में हूँ कि अनुगुल स्टेशन
छोड़ के मैं 2-3 नहीं, आई थिंक 4 स्टेशन आगे पहुंच चुकी हूँ। और वो टीटी नहीं आता तो मैं उठती भी नहीं, मैं संबलपुर ही पहुंच जाती। तो ऐसा था कि टीटी आ गया तो मैं वहाँ से उठ के आ गई और उठ के देख रही हूँ कि कहाँ पर पहुँच गई। तो देखती हूँ कि अनुगुल से 4 स्टेशन आगे पहुँच चुकी हूँ। फिर भैया ने मुझे कॉल किया कि कहाँ पर है, मैंने बोला कि यहाँ पर हूँ। फिर उन्होंने बोला कि अरे कहाँ पहुँच गई बहन, तू नीचे उतर पहले। फिर मैंने दौड़ के नीचे उतर गई और वहाँ से मतलब 4 किलोमीटर, आई थिंक 4 किलोमीटर पैदल चल के गई। उस जगह से ना बस लास्ट बस था वहाँ पर, मतलब 2 बजे लास्ट बस जाता है अनुगुल के लिए। तो वहाँ पर मैं 2 बजे, करेक्ट 2 बजे पहुँच गई थी। थैंक गॉड कि मुझे बस मिल गया और मैं 3 बजे आके अनुगुल में पहुँच गई। तो फिर घर पे पहुँचने के बाद चलने की हालत में मैं नहीं थी, इतना दर्द हो रहा था। फिर ऐसे ही टाइम बीतते गया और मेरा रिज़ल्ट आ गया और रिज़ल्ट में रैंक भी आ गया था। और मेरा रैंक के बारे में क्या ही बोलूँ, बहुत ख़राब रैंक है, पर थैंक गॉड कि रैंक आ गया था और ठीक ठाक रैंक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा है नीचे से ही तो रैंक आ गया, सब कुछ हो गया। पर फर्स्ट सिलेक्शन भी चला गया, सेकंड सिलेक्शन चला गया, थर्ड सिलेक्शन चला गया, सब कुछ हो गया था। मैं बहुत डर गई थी कि मुझे सीट नहीं मिला है अभी तक, क्या होगा क्या नहीं। फिर उसके बाद मुझे नोटिफिकेशन आता है कि मॉप अप राउंड होने वाला है। तो फिर मैं पहुंच गई एसबी रिटायरमेंट मॉप अप राउंड के लिए। और वहाँ पर भी मैं जाके ऐसे बैठी हूँ कि क्या होगा यार, प्लीज़ कृष्णा जी बचा लीजिए मुझे, इस बार तो कर लीजिए कुछ ना कुछ। तो मैंने तो ये भी सोच लिया था अगर बीपीटी बीपीओ कुछ भी मिलेगा मुझे एडमिशन करना ही है। तो फिर मैं वहाँ पर बैठी हूँ, एक रैंक जा रहा है, उतने रैंक में सीट नहीं मिलता है। तो मैं बहुत डर गई थी कि क्या होगा क्या नहीं। फिर मेरा भी बारी आ गया, मुझे बुलाया। तो फिर मैं बोली मुझे भी बुला रहे हैं। मैं तो भाभी को बोल रही थी कि अरे चलो नहीं होगा, अब घर चलते हैं। पर मुझे उसी टाइम पे भाभी जब बोल रहे थे कि नहीं रुक जाओ, हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा हो जाएगा, भाभी मुझे बोल रही हैं कि रुक जाओ। मैंने बोला कि नहीं होगा यार, इतने सारे रैंक है तो उनका हो रहा है तो मैं सीट चला जाएगा, सीट नहीं मिलेगा मुझे। तो फिर भाभी ने बोला कि तुम इतना क्यों सोच रही हो, तुम बस रुको वहाँ पर। थैंक गॉड कि भाभी ने मुझे बोला कि रुक जा। तो फिर थैंक यू भाभी। तो फिर मैंने भी रुक गया कि हाँ देखते हैं होता है नहीं। फिर मतलब 2 ही मिनट के बाद मुझे बुलाए, मुझे बुला रहे हैं। फिर मैं खुश हो गई, फिर मैं गई। मुझे लगा कि आई थिंक ओटी वगैरह में कहीं पर आ जाएगा। फिर मुझे बोला गया कि तुम्हें चेन्नई में बीपीटी मिल सकता है, नहीं तो कोलकाता में ओटी मिल सकता है। फिर मैंने भैया को कॉल किया कि भैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो क्या करूँ। फिर भैया ने बोला कि ओटी में कर दे, कोलकाता में पास ही है उड़ीसा के, तो वहाँ पर कर दे। मैंने बोला कि नहीं मुझे ओटी नहीं करना है, मुझे पसंद, मतलब वो खुद का भी चॉइस होता है ना, कि इसलिए मैंने बोला कि नहीं मुझे ओटी नहीं करना है। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत सोचा। फिर मैंने बोला, मुझे पूछे कि तुम करोगी चेन्नई पे बीपीटी। मैंने बोला कि कुछ देर मैंने भी सोचने में लगा लिया। फिर मैंने बोला कि नहीं मैं कर लूँगी। और भाभी तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो बोल रही है कि नहीं हमें चेन्नई में ही चाहिए बीपीटी, सिर्फ बीपीटी ही चाहिए। बोला कि अरे यार रुक जाओ। भाभी तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होके कि हाँ हो गया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उस टाइम पे। फिर भैया ने भी मेरी खुशी के लिए बोल दिया कि हाँ ठीक है तू चली जा, नहीं तो वो ना मुझे जाने नहीं देते। जब भाभी ने भी बोला कि अरे उनको छोड़ दो, उनको पढ़ाई करने, तो मम्मी भी थोड़ा मतलब ऐसे रो रही थी कि नहीं इतना दूर नहीं छोड़ने वाली हूँ। पर उन्होंने भी मतलब सबको समझा दिया भाभी ने, और मैंने भी बहुत समझाया। फिर भाभी और मैं वहाँ पर थे, मतलब मेरे साथ भाभी भी गई थी वहाँ पर। तो हम दोनों ने वहाँ पर सारी प्रोसेस वगैरह कंप्लीट किया और एडमिशन हो गया फाइनली। फिर मैं कार में आने के टाइम पे बहुत रो के आई, भाभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि भाभी भी मुझे अपने बहन की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो उन्हें भी लगा नहीं था कि वो मुझे इतना दूर भेजने वाली है। तो भाभी भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी, मम्मी कॉल करके रो रही थी, भैया भी थोड़ा मतलब ऐसे इमोशनल होकर थोड़ा बहुत रो रहे थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ सही है, जो हुआ है सही हुआ है, जो होगा देखा जाएगा। मैं चलती हूँ चेन्नई। तो यहीं तक था मेरा सफ़र, मतलब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हुआ। उसके बाद मेरा एडमिशन वगैरह हो गया। फिर टाइम कैसे चला गया पता नहीं, उसके बाद टाइम आ गया जाने के टाइम। तो सितंबर 23 को हमें रिपोर्ट करना था। तो उन्होंने बोला कि आपको आना ही पड़ेगा। आई थिंक 18 सितंबर को मॉप अप राउंड था और 23 सितंबर को उन्होंने बोला था कि आके रिपोर्ट करना है। तो मैं और भी ज़्यादा टेंशन में आ गई कि मैं घर में इतने कम दिन रहने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो मुझे बहुत रोना आ रहा था। तो फिर वो लोग भी तो अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते ऐसे ही, तो वो सभी जाते थे ऑफिस। उनको देख के मुझे रोना आता था कि यार घर रुक जाओ, तुम लोग मत जाओ। भैया भाभी जाते थे ऑफिस में,
तो फिर कैसे टाइम चला गया पता नहीं। फिर आ गया 22, हम फ़्लाइट बुक करके गए थे। तो फिर 22 में मेरा फ़्लाइट था और 22 सितंबर मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, जहाँ मैं जाने वाली थी उसको सरप्राइज़ करने के लिए। पर मेरे साथ ही सरप्राइज़ हो गया, मैं चेन्नई जा रही थी उस टाइम पे। तो वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो मुझे मिलने के लिए भी आई थी। फिर 23 सितंबर को हम लोग जाके चेन्नई में पहुंच गए और हमने जो था कि रिपोर्टिंग वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह था या फिर हॉस्टल का काम था, वो सब कुछ 23 को ही कंप्लीट कर दिया और मेरे सारे सामान वगैरह वहाँ पर रख के आ गए हॉस्टल में। तो फिर हम 24 आई थिंक, हाँ 24 25 ये 2 दिन हम घूम रहे थे, पंडिचेरी गए थे भैया भाभी और मैं, हम तीनों जाके घूमे बहुत अच्छे से। और फिर मतलब फिर हम लोग बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ पर पंडिचेरी में। फिर चेन्नई आ गए 27 को आई थिंक, पंडिचेरी से चेन्नई आ गए और 27 को मैंने क्लास ज्वाइन किया था। तो 26 के रात को ही हम चेन्नई आ गए थे। तो भैया भाभी ने मुझे हॉस्टल में छोड़ा, तब भैया भाभी भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी, मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि नहीं नहीं रोना यार, नहीं रोना यहाँ पर। फिर उसके बाद भी थोड़ा बहुत आंसू निकल रहा था, भैया तो ज़्यादा ही रो रहे थे। अभी तो मैं घर आई हूँ छुट्टी में, 4 मंथ के बाद, 4 या 5 मंथ के बाद अभी घर आई हूँ, तो ये वीडियो शूट कर रही हूँ। नहीं तो मतलब ऐसा ही था मेरा पूरा जर्नी, मुझे कैसे निपमेट चेन्नई मिल गया, तो मैं ऐसे ही गई थी। तो यही था मेरा स्टोरी। आप लोगों को मेरा स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और जो था मैंने आपको सारा स्टोरी बता दिया है। और जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट किया है, उनको थैंक यू सो मच। और आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, लव यू। और ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाना है और कमेंट भी करके जाना है। ओके, बाय, लव यू।